So this question is from tutorial 2 and last question, and this is a doubt question that how do we use mesh analysis to solve this circuit, right? So first of all, हमारा पहला step, identify all the meshes in the circuit. तो इस circuit को जब हम देखेंगे without the components, अगर हम इसका topography देखें तो वो हमें इस तरह की दिख रही है. तो इसमें हमें जो currents meshes दिख रही हैं वो ये हैं 1, 2, 3 and 4. 4 meshes हैं. तो हम 4 mesh currents assume करेंगे all in clockwise direction. So this is mesh 1. I am calling this current as x1. मैंने इसको i1 नहीं लिया क्योंकि i1 ऑलरेडी एक वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे. सो मैं वो वाले वेरिएबल्स i1, i2, i3 नहीं लेना चाहता. एक ये वाली mesh है, इसका mesh current मैंने clockwise लिया. I am calling it x2. For this mesh again clockwise x3, and for this mesh x4. So here we have 5 variables, right? 5 unknowns. Those unknowns are i1, x1, x2, x3 and x4. So we need 5 equations to obtain these values. तो हमारा अगला जो स्टेप था वो क्या था? आइडेंटिफाई द करंट सोर्सेज इन द सर्किट एंड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेश करंट्स एंड दोज करंट्स. तो देखो यहाँ पर 2 करंट सोर्सेज हैं. एक ये वाला करंट सोर्स है 2 एम्पियर्स का, और एक ये वाला करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट सोर्स है. सो दिस करंट इज i1. मैं इनके लिए एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज पूछना. सो दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and it is common between, this branch is common between mesh 3 and mesh 1. So left to right अगर direction मुझे current लिखना है तो I will write it as x3 minus x1 is equal to 2 amperes. This will be the first equation. दूसरी equation हम ये वाली जो mesh, ये वाली जो branch है which is common between the third mesh and the fourth mesh. So current is downwards, the value of current is i1 and इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो मुझे टॉप टू बॉटम लिखना है अगर, तो मैं उसको लिखूंगा x3 minus x4. So that is equal to i1. राइट? यहां पर हम एक और ब्रांच करंट ऑलरेडी दिया गया i1. नाउ दिस वाज नॉट एन assumed वैल्यू, दैट वाज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना? ये वाला जो i1 था दैट वाज ऑलरेडी गिवन. सो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस करंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ मेश करंट्स. तो अगर यहां पर हम देखें रिलेशनशिप तो हमें दिखाई देगा x1 इज इक्वल टू i1, राइट? क्योंकि i1 लेफ्ट टू राइट है, ये ब्रांच किसी के दूसरे मैशेस के बीच में कॉमन नहीं है, इट इज ओनली इन मैश 1. लेफ्ट टू राइट है तो x1 के टर्म्स में देखें अगेन इट इज लेफ्ट टू राइट, सो x1 शुड बी इक्वल टू i1. सर i1 ब्रांच करंट है ना? i1 इज अ ब्रांच करंट, इसीलिए वो ब्रांच के ऊपर एरो लगा के बनाया गया है. मैश करंट जो होगा वो हम इन मैशेस में शो कर रहे हैं. ठीक है? अब हमें 2 इक्वेशंस और चाहिए. 2 इक्वेशंस के लिए हमें 2 मैशेस में लगाना पड़ेगा. तो मैश 2 के लिए आई एम राइटिंग KVL. आई एम राइटिंग KVL फॉर मैश 2. किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज पूछना. दिस इज -10 प्लस 2x2 प्लस 1 into, हाँ जी एक मिनट, x2 minus x3 is equal to 0. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. हाँ जी बोलिए. सर इन इक्वेशन 3 इट इज -x1 equals to i1 और प्लस x1? नहीं, इट इज x1 प्लस x1 है वो. ठीक है? सो मैश 2 के लिए इक्वेशन हमने लिख दी. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. वी नीड वन मोर इक्वेशन नाउ. मैश 1 में हम इक्वेशन लिख नहीं सकते बिकॉज वहां पे करंट सोर्स है 2 एम्पियर. मैश 3 में भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 2 एम्पियर और ये i1 वाले करंट सोर्सेज हैं. मैश 4 में भी नहीं लिख पाएंगे हम क्योंकि उसमें भी एक करंट सोर्स है, सुपर मैश. हाँ, तो अब हमें एक सुपर मैश लेना पड़ेगा. तो इसमें देख लें कितनी सुपर मैश पॉसिबल है. तो मैंने एक सबसे सिंपल जो मुझे दिख रही है डायरेक्टली वो है ये आउटर मैश, राइट? सो दिस इज द सुपर मैश. ठीक है? सो आई एम राइटिंग KVL फॉर दैट सुपर मैश and I am starting from this lower potential terminal of the voltage source. So this is -10
प्लस 2x2 प्लस 4x1, फिर हम 2 ohms में आ गए, so this is plus 2x4 and we are back to the point from where we started. So these will be the 5 equations using which you will be able to calculate the 5 unknowns. So you will not require to use KCL here. Yes, सही है. ठीक है. Who asked the question? What's your name? Your voice is not audible. Sir, Vrinda. Vrinda. Yes, sir. Vrinda, is it clear to you? Yes, sir. Thank you, sir. हमने जो स्टेप्स डिस्कस करे ना, उनको आप एक बार कूलली सारे स्टूडेंट्स, मैं हर मेथड के लिए मैं क्लियरली स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं. आप हर क्वेश्चन को उन्हीं स्टेप्स को यूज करके फॉलो करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. आप क्वेश्चंस को रैंडमली सॉल्व मत करिए कि ये वाला इस तरह से हो गया, वो वाला उस तरह से हो गया. एक सेट पैटर्न है जिसमें आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर अ गिवन मेथोडोलॉजी, राइट? एक्सक्यूज मी सर. जी, यस प्लीज बोलिए. सर एक डाउट था सर. एक इसी ट्यूटोरियल का जो 4th क्वेश्चन है वो सॉल्व तो हो गया, बस मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे उसमें I1 I2 I3 शो हुए हैं, वो ब्रांचेस के ऊपर भी नहीं शो हुए हैं और हाँ, मेश के अंदर भी नहीं, साइड पे, तो वो मेश करंट ही लेना वो है ना मैश करंट बेसिकली. है. आप ट्यूटोरियल शीट को ध्यान से देखें, जो सर्कल के साथ बने हुए हैं, सॉरी आपने जो फिगर 4 जो आप कह रहे हैं ना, दे आर ब्रांच करंट्स. जो सर्कल के साथ बने हैं वो मैश की डायरेक्शन और मैश करंट की डायरेक्शन दोनों को शो कर रहे हैं, वो मैश करंट्स है. जो साइड में एरो के साथ बने हुए हैं, स्ट्रेट एरो है जो, वो ब्रांच करंट है. जो सर्कुलर एरो है वो मैश करंट है. अलग अलग बुक्स अलग अलग ढंग से उसको शो करती है. अच्छा तरीका ये है कि हम ब्रांच करंट को हमेशा ब्रांच के ऊपर यहाँ एरो से मार्क करें, ना कि यहाँ साइड में लिख दें ऐसे आएगा. मैश करंट ऑफ कोर्स सारी बुक्स में वो इस सर्कल के साथ या हाफ सर्कल के साथ इस तरह से वो शो करें. ठीक है सर? यस. करंट्स है. आई कुड नॉट गेट योर वॉइस, फिर से बोलिए. सर मतलब जो फिगर 4 है उसमें I1 I2 और I3 ब्रांच करंट्स है. वो ब्रांच करंट्स, राइट. और आप उसके ऊपर देखिए फिगर 2 में I1 I2 और I3 को कैसे शो किया गया है? सर्कल्स के साथ. वो मैश करंट्स हैं. और I0 को कैसे शो किया गया? एक स्ट्रेट एरो है, वो ब्रांच करंट है. ठीक है सर? हाँ जी. ओके सर. सर हमें जब क्वेश्चन में दिया हुआ है I3 निकालने के लिए, तो उसमें ये 5th क्वेश्चन में हम I3 को अगर हम जो 2 ohms के ऊपर, जो सबसे राइट में 2 ohms के ऊपर जो जंक्शन है, वहां पे जंक्शन रूल अप्लाई करके I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स वैसे निकाल सकते हो, बट उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपसे पूछा गया है कि सॉल्व फाइंड I3 यूजिंग मैश करंट मेथड, तो आपको मैश करंट मेथड से ही यू हैव टू स्टिक टू इट. सर उस दिन हमें ट्यूटोरियल में, मतलब हमारे जो सर नॉर्मली आते हैं वो तो आए नहीं थे, कोई और सर आए थे, उन्होंने हमें कहा कि यूज कर सकते हैं. ओके, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि कॉपीज मुझे जांचनी है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते. आपको क्वेश्चन में जो मेथड बताया गया, उन्होंने इसलिए बता दिया कि आप कैलकुलेट वैल्यू यू कैन ऑब्टेन, राइट. बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेथड आपसे एग्जाम में, जो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, यू हैव टू स्टिक टू दैट मेथड, क्योंकि उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. देखो उसमें जो I3 करंट बोला गया था वो इसको बोला गया था, राइट. Yes, sir. अब आपने क्या किया, इसको स्ट्रिक्टली मैंने इसको मैश करंट मेथड से सॉल्व किया है. अब जो मुझे करंट I3 चाहिए वो मैंने देख लिया कि I3 इज एज गुड एज X4, और यहां से मुझे मिल गया है, राइट. वी हैव टू स्टिक टू द मेथड व्हिच इज बीइंग आस्क्ड. सर अगर आपने सर क्वेश्चन में लूप में करंट दे रखा है जैसे ये सर्कल में, तो सर इसका मतलब ये है कि आप हमसे मेश करंट एनालिसिस पूछ रहे हो? नहीं, वो क्वेश्चन में स्टेटेड रहेगा यूज मैश करंट एनालिसिस टू फाइंड दिस करंट. अब वो जो दिस करंट है वो कोई मैश करंट भी हो सकता है, यानी आप लोगों का काम आसान हो गया, उसमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि मैश करंट क्या है. अदरवाइज कोई ब्रांच करंट दिया हुआ होगा, स्टिल आपको मैश करंट मेथड्स को यूज करके वो ब्रांच करंट निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए वो स्पेसिफाई करेंगे ना? हाँ, इट विल बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. ठीक है. यस. Okay, so yeah, most of you have joined. So let us start today's topic. This is nodal analysis method. Extremely important method क्योंकि बहुत सारे practical applications में
हम इसको यूज करते हैं एंड इनफैक्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन जो सर्किट एनालिसिस के लिए हम यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स यूज नोडल एनालिसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस. सो जस्ट लाइक मैश करंट मेथड, यहां पर भी हमारा टारगेट ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल जाएं सबसे पहले स्टेप में, राइट? दैट इज द टारगेट. सो यहाँ पर हमें एक और फैसिलिटी मिल जाती है कि हम उनमें से एक वेरिएबल को हम 0 सेट कर लेते हैं, तो उसको भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड. सो आई विल आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट. So I will explain the steps once, right? हमें जो सर्किट दिया गया है, हमारा पहला स्टेप है कि उस सर्किट के सारे जंक्शंस को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें, उनका नाम भी दे दें हम. ठीक है. हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने जो जंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिनका नाम हमने दे दिया है, उनमें से एक जंक्शन को अब हम कहेंगे रेफरेंस नोड. सारे जंक्शंस हैं, हर जंक्शन का कुछ पोटेंशियल है जो हमें नहीं पता है अभी. रेफरेंस नोड का पोटेंशियल हम एज्यूम कर लेंगे 0, राइट? अब रेफरेंस नोड हम किसको लें? इन प्रिंसिपल रेफरेंस नोड किसी को भी लिया जा सकता है. आपको अगर मेथोडोलॉजी क्लियर है तो आप आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप पहला प्रायोरिटी दें उस जंक्शन को रेफरेंस लेने का जिससे सबसे ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है आपको, तो आप ऐसे जंक्शन को ले लें जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर आप लोग ऐसा नहीं भी करते हैं तो स्टिल यू विल बी एबल टू अराइव एट द करेक्ट आंसर. ये सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए मैंने बताया है. ऐसे जंक्शन को रेफरेंस नोड लेना है हमें जहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज सोर्सेस डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर ऐसा नोड आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा जंक्शन, तो आप ऐसे वाले को चूज कर लीजिए फिर जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड. ठीक है. अदरवाइज आप किसी को भी ले सकते हो, थोड़ा सा उससे हो सकता है डिफिकल्टी बढ़ जाए. बस फिर हमें क्या करना है, एक जंक्शन का हमने पोटेंशियल कितना एज्यूम कर लिया है? 0. अब जो रिमेनिंग जंक्शंस हैं, रिमेनिंग जंक्शंस में पोटेंशियल्स को हम मार्क कर दें. जब हम उन पोटेंशियल्स को मार्क करेंगे तो या तो हमें उनकी एक्चुअल वैल्यू पता लग चुकी होगी, वो मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगी, या फिर नहीं पता लग गई है डायरेक्टली अगर, तो हम उसको वेरिएबल्स के टर्म्स में मार्क करेंगे. ठीक है. पिछले वाले मेथड से कंपेयर करें मैश एनालिसिस में, या उसमें हमने क्या किया था, मैशेस सबसे पहले आइडेंटिफाई करी थी. यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जंक्शंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं. पिछले वाले मेथड में हमने जो वेरिएबल्स मार्क किए थे वो क्या थे? मैश करंट थे. यहां पर ये पोटेंशियल्स हैं, यानी वोल्ट्स में है ये, राइट? उसके बाद हमें क्या करना है, रेफरेंस नोड को छोड़कर बाकी सब जगह पर हमें केसीएल अप्लाई करना है, हर जंक्शन में एक एक करके. जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो नेचुरली फिर हम करंट्स ले रहे हैं वहां पर, राइट? सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स इज 0. लेकिन हमें उन करंट्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वेरिएबल्स. जो हमने पिछले स्टेप में जो हमने वेरिएबल्स मार्क किए थे उसके टर्म्स में उन करंट्स को हमें एक्सप्रेस कर देना है. तो हम सारे जंक्शंस में जब केसीएल अप्लाई कर लेंगे और करंट्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि हमें वो वेरिएबल्स जितने हैं उतनी इक्वेशंस मिल जाएंगी. यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस एंड यू विल बी एबल टू गेट द पोटेंशियल्स एट ऑल द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड. तो ये बहुत पावरफुल, बहुत सिंपल मेथड है और मैं इसको एक एग्जाम्पल से मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ. वी विल सॉल्व मेनी एग्जाम्पल्स, तो आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे. सर स्टेप 4 क्या था? स्टेप 4 है कि केसीएल हमें अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट? सो आप देखें कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन केसीएल एंड ओम्स लॉ. हमारा जो सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था वो था ब्रांच करंट मेथड, राइट? दिस मेथड वाज बेस्ड ऑन बोथ केसीएल एंड केवीएल. हर जगह हम ब्रांच करंट्स को स्पेसिफाई कर रहे थे. सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा दैट वाज मैश करंट मेथड.
and this method was based on KVL and Ohm's law. Ohm's law मतलब जो हम रिलेशनशिप यूज कर रहे थे, V equal to IR. अब ये थर्ड मेथड है, नोडल एनालिसिस मेथड. दिस इज बेस्ड ऑन KCL एंड ओम्स लॉ. यहाँ पर हम KVL नहीं यूज करेंगे, राइट? तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स अभी देके बताता हूँ कि हमें कैसे इन स्टेप्स को अप्लाई करना है. सो आई हैव दिस सर्किट which has multiple sources. अभी मैं सिर्फ वोल्टेज सोर्सेस ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ ease, right? And I am taking some random values for these resistances and voltages. ठीक है. So let us say that we are being asked to calculate the current through 4 ohm resistance using nodal analysis. अब मैं स्टेप्स को एक एक करके अप्लाई करूंगा. आप लोग प्लीज पे अटेंशन. हो सकता है आप लोगों ने मेथड पहले भी यूज किया हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये मेथड. स्टिल यू शुड पे अटेंशन, क्योंकि इसमें हम और इसके डेप्थ में हम जाएंगे जब आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट? सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द जंक्शंस. जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, राइट? सो एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है. दिस सर्किट हैज गॉट ओनली 2 जंक्शंस जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, और मैं इनका नाम दे रहा हूं A और B, राइट? हमारा सेकंड स्टेप है कि जो जंक्शंस आपके पास आ गए हैं उनमें से, अब देखो हर जंक्शन का कुछ पोटेंशियल होगा, राइट? उनमें से एक जंक्शन का हमें पोटेंशियल 0 एज्यूम करना है और उस जंक्शन को हम कहेंगे रेफरेंस नोड. और उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि हम ऐसे जंक्शन को लें जिसमें सबसे पहले हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड हो. अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिससे कनेक्टेड हो. तो ए से देखो 3 कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, इट कैन बी चूजन एज द रेफरेंस नोड. बी से भी 3 कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि 15 वोल्ट सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 वोल्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 20 वोल्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड. तो हम प्रेफर करेंगे कि जंक्शन बी को लेकर सॉल्व करें, राइट? ए को लेकर भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके बताऊं. तो अभी के लिए हमने क्या किया? जंक्शन बी को हमने रेफरेंस नोड मान लिया. जब हम इसको रेफरेंस नोड मानेंगे तो हम इसको क्लियरली डेजिग्नेट करेंगे, यहां दिखाएंगे कि वो रेफरेंस नोड है. मैं इस तरह का सिंबल यूज करता हूं, कई बुक्स में ऐसा सिंबल यूज किया होता है. सो दिस shows that the potential at this junction is 0 volts. 0. ठीक है? हाँ जी, जैसे अर्थिंग के लिए हम मेंशन करते हैं 0. हाँ अर्थिंग के लिए करते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली. किसी क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज इट. तो मैंने इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लिया 0, राइट? तो हमने ये 2 स्टेप्स कर लिए. थर्ड स्टेप, एट ऑल द रिमेनिंग जंक्शंस mark the potentials either as actual values or in terms of variables. अब देखो रेफरेंस नोड से 3 वोल्टेज सोर्सेस डायरेक्टली कनेक्टेड थे, राइट? वोल्टेज सोर्स क्या चीज है? वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स है which maintains the potential difference between 2 points, right? So see, for this 2 volt source, 2 वोल्ट सोर्स का एक जो पॉइंट था वो जंक्शन बी में कनेक्टेड था और उसको हमने क्या कर दिया? रेफरेंस नोड मान लिया, यानी वो 0 वोल्ट हो गया. उसकी पोलैरिटी इस तरह की थी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी? 2 वोल्ट थी. अब ये देखो, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और ये हायर पोटेंशियल है ऊपर वाला टर्मिनल, तो दैट पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड इफ दिस बी इज नोन, है ना? तो अगर ये वाला पोटेंशियल को मैं x मान लूं तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 2, यही हो रहा है. तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू 2.
सो एक्स इज नोन हियर, दैट इज 2 वोल्ट्स। तो ये वाला जो पोटेंशियल है जिसको मैं ग्रीन डॉट से मार्क कर रहा हूं, दिस इज हाउ मच, प्लस 2 वोल्ट्स पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली 20 वोल्ट सोर्स का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल इस जंक्शन से कनेक्टेड था, यानी ये वाला पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये वाला पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये वाला पोटेंशियल होना चाहिए प्लस 20 वोल्ट, तभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट के बराबर होगा, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही देखो, ये 0 वोल्ट है यानी ये पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये 0 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल ये वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 15 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -15 वोल्ट होना चाहिए। तो ये कुछ पोटेंशियल्स हैं इस सर्किट के जो हमें डायरेक्टली मालूम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है कि जो बचे हुए जंक्शंस हैं, कितने जंक्शन बचे हैं, एक ही जंक्शन बचा है, कौन सा है, वो ए है। तो ए जंक्शन का पोटेंशियल हम एज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल, राइट। तो इसका पोटेंशियल मैंने एज्यूम कर लिया VA। ये VA पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में है, B के रिस्पेक्ट में। +20 किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। +2 किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। और ये -15 भी किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें सारे जंक्शंस के पोटेंशियल्स पता है, आइदर डायरेक्ट वैल्यूज और इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। तो एक VA है और एक 0 है। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई KCL एट जंक्शन A। और हमें क्या करना है, करंट्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल्स, यानी VA के टर्म्स में हमें उन करंट्स को एक्सप्रेस करना है। तो देखो, जैसे कि मैंने मैश करंट मेथड में बताया था कि हम सारे मैशेस में जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है उसको हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो वैसे ही जब हम यहां पर KCL अप्लाई कर रहे हैं हर जंक्शन में जा जाके, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जिस भी जंक्शन में हम खड़े हैं वहां से सारे करंट्स आउटगोइंग हैं। जिस भी जंक्शन में हम खड़े हैं जहां पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, हम ये एज्यूम करेंगे कि वहां से सारे करंट्स आउटगोइंग हैं। तो मैं यहां पर आ गया। अभी मैं देखो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस सर्किट को इतना कचरा बना रहा हूं, लेकिन जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हमें इट शुड बी मतलब वेरी क्लीन सर्किट, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं इस जंक्शन पे खड़ा हूं। जब मैं इस जंक्शन पे खड़ा हूं तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो 2 ओम में करंट है वो इस जंक्शन से आउटगोइंग है, 3 ओम वाला भी आउटगोइंग है और 4 ओम वाला भी आउटगोइंग है। एग्जाम में हम ये डायरेक्शंस नहीं शो करनी है, ठीक है। अब एक एक करके आते हैं। देखो 2 ओम में मैंने माना करंट आउटगोइंग है, 3 ओम में आउटगोइंग है यानी लेफ्ट से राइट, और 4 ओम में भी आउटगोइंग है यानी टॉप टू बॉटम। अगर 2 ओम में करंट आउटगोइंग है तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, फिर ये होना चाहिए, राइट। दिस शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, तभी करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है। और रिलेशनशिप क्या होता है, V = IR, यानी I = पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो मैं इस करंट को क्या लिखूंगा, मान लो ये करंट है I1, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ सिर्फ, ये हमें एग्जाम में नहीं शो करना है, मैं इसको और दोबारा से करके बताऊंगा। मान लो मैंने इन करंट्स को मान लिया I1, I2, I3, ठीक है। तो इस जंक्शन पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैंने लिखूंगा -I1 -I2 -I3 = 0, क्योंकि ऑल द करंट्स आर आउटगोइंग विच एंड ईच आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो I can write it as well I1 + I2 + I3, यानी जब आप सारे करंट को आउटगोइंग ले रहे हो तो आप सीधा उनको ऐड करके लिख दो, I1 + I2 + I3 = 0। Now see, I1 can be written as potential at this right hand side, वहां पर पोटेंशियल कितना है, VA है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, माइनस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट which is, sir, can you again explain why we have taken -I1 -I2? देखो हमने KCL जब पढ़ा था तो हमने कन्वेंशन पढ़ा था कि किसी भी जंक्शन पर जब हम हैं तो करंट उसमें इनकमिंग भी हो सकते हैं और आउटगोइंग भी हो सकते हैं, राइट। और हमें वो लिखना है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक सम, यानी हर करंट के साथ हमें साइन भी लगाना है।
तो हमने ये कन्वेंशन चुना था कि जो करंट इनकमिंग होंगे उनको हम प्लस साइन के साथ लेंगे और जो करंट आउटगोइंग होंगे उनको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। सर इनका सम जीरो इसलिए हुआ क्योंकि बी पे जीरो पोटेंशियल है। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे पास कोई एक जंक्शन है, ठीक है, यहां से करंट आ रहा है x और यहां से करंट आ रहा है y और यहां से करंट जा रहा है z। मैं ये बता रहा हूं अभी कि जब हम इस जंक्शन पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखा एक x करंट है, एक y करंट है और एक z करंट है। केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि उनका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। तो जो करंट हमारी तरफ हमें आता हुआ दिख रहा है जब हम इस जंक्शन पे खड़े हैं उसको हम लेंगे प्लस साइन के साथ। तो करंट क्या लिखेंगे? प्लस x प्लस दूसरा करंट y करंट भी इस जंक्शन की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है, हम लिखेंगे प्लस y। फिर z करंट हमें दिख रहा है कि इस जंक्शन से बाहर जा रहा है, हम लिखेंगे उसको माइनस z। एंड दिस अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस y प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं वहां पर क्या है? 3 ब्रांचेस हैं, एक करंट है I1, एक करंट है I2 और एक करंट है I3। अब मैं इस जंक्शन पे खड़ा हूं तो मुझे I1 कैसा दिख रहा है? इस जंक्शन से दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो मैंने I1 के साथ साइन क्या लिया? माइनस I1 प्लस I2 कैसा दिख रहा है मुझे? वो भी दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस I2 प्लस I3 कैसा दिख रहा है? वो भी दूर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस I3। अब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां डायरेक्टली लिखा था माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये हमने इसलिए नहीं किया, इसका इस पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं, ये हमने एज्यूम कर लिया कि सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमेशा के लिए हम याद रख लें, अगर आप एज्यूम कर रहे हो सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस साइन भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो सीधा लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है यहाँ पर? सारे करंट उस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 और इसीलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 आया। फिर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि केसीएल तो हमें अप्लाई करना है लेकिन हमें करंट्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल्स, राइट? सो हियर कुछ स्टूडेंट्स क्या उनकी नींद ही खुली रहती है अलग अलग कलर देख के, इसलिए मुझे क्या मल्टीपल कलर यूज करने पड़ते हैं। अब देखें, हम 2 ओम रेसिस्टेंस पे हम फोकस करें, उसमें करंट मैंने कैसे एज्यूम किया है? राइट से लेफ्ट, वैल्यू कितनी है? I1 है। मुझे राइट साइड का पोटेंशियल मालूम है, कितना है वो? VA है। मुझे लेफ्ट साइड का पोटेंशियल भी मालूम है, कितना है वो? माइनस 15 वोल्ट है। तो क्या मैं इन सबका रिलेशनशिप लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। और पोटेंशियल डिफरेंस में जो कैसे लेना है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो आई विल राइट इट एज I1 इक्वल्स VA हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है? माइनस 15 है by 2. So this current I1 there is VA plus 15 by 2. Right? Let me write the expression for I2. I2 टॉप टू बॉटम जा रहा है, 4 ओम में ही सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं। 4 ओम के जो टॉप वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना है? VA है। सॉरी, 4 ओम का जो बॉटम वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना है? +2 है, राइट? सो द एक्सप्रेशन विल बी VA माइनस +2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4। Similarly for I3 the expression will be VA minus 20 divided by 3, right? तो इक्वेशन क्या था? I1 plus I2 plus I3। तो मैं एक्चुअली इसको डायरेक्टली लिख सकता था, मैं इसको लिखता VA माइनस 15 divided by 2 plus VA minus 2 divided by 4 plus VA minus
20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 0। हमारे पास एक ही वेरिएबल था VA और एक ही इक्वेशन हमें चाहिए। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें VA मिल जाएगा। जो भी करंट हमें निकालना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे 4 ओम पूछा गया था, तो 4 ओम का करंट जो था दैट वाज VA minus 2/4, so VA is known, you can calculate that current. This method is called nodal analysis. मैं इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछना। इस वाले क्वेश्चन में आई विल टेक अ करंट सोर्स आल्सो। सर हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में डाउट था सर, जैसे हमने आउटगोइंग करंट VA से मार्क करे थे तो कहीं और से भी कर सकते थे वो? मैंने आउटगोइंग करंट को VA से मार्क नहीं किया है। VA इज अ पोटेंशियल। सर A पॉइंट से, सॉरी, A से मैंने क्या मार्क किया? आउटगोइंग करंट सर I1 I2 I3। I1 I2 I3 में अगर मैं किसी दूसरे जंक्शन पे जाऊंगा ना तो वहां से भी मैं आउटगोइंग ही मानूंगा। मैं अगला क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमने कन्वेंशन बनाया ताकि जब देखो, जैसे हमने मैश करंट मेथड में सीखा, जब आप एक कन्वेंशन बना रहे तो एक सेट पैटर्न में इक्वेशंस बनने लग जाती हैं, तब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वैसे यहाँ पर भी मैं वो सेट पैटर्न एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। नहीं सर, आउटगोइंग करंट तो ठीक है, पर हम कहीं से जैसे B पॉइंट से भी मार्क कर सकते हैं आउटगोइंग करंट। B से कर सकते हो, लेकिन वो रेफरेंस नोड है ना सर। A को रेफरेंस नोड ले सकते हैं? नहीं, रेफरेंस नोड हमेशा एक ही होगा। नो सर, B को नहीं, B को छोड़ के A को रेफरेंस नोड। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सर एक डाउट है सर पिछले क्वेश्चन में। हाँ जी सर, वहां पे KVL वायलेट नहीं हो रहा A पॉइंट पे? नहीं, KCL, सॉरी सर, KCL। कैसे? सर वहां पे कहीं से करंट आ ही नहीं रहा, तो हम अज्यूम कैसे करना है भी तीनों डायरेक्शन में बाहर ही जा रहा है? कोई स्टूडेंट इसका आंसर देगा? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या वहां KCL वायलेट नहीं हो रहा है कि सारे करंट नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी। हाँ, उनमें से एक या दो करंट होंगे नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर, गुड क्वेश्चन। इनमें से कोई एक या दो करंट नेगेटिव आ जाएंगे, सम हमेशा 0 ही आएगा। तो हमें VB कैसे पता चलेगी? हाँ, हमें VB कैसा पता चलेगा? कोई स्टूडेंट आंसर देगा इस चीज का? 0 है वो तो 0 माना ना, वो हमने 0 माना। 0 नहीं है। हाँ, और हमें उसको जानने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। हमारा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का एक आएगा। पोटेंशियल एक्चुअली में निकालना बहुत मुश्किल होता है। पोटेंशियल आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? तो ये मैंने एज्यूम कर लिया 0 वोल्ट है। कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको एज्यूम कर सकता है 212.946 वोल्ट, है ना। अगर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में बस एक ही क्वेश्चन आता है नोडल एनालिसिस का, तो आप उसको 0 मत एज्यूम कर लो, उसको आप 212.946 वोल्ट एज्यूम करके फिर ये वाली कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली कर लेना। फिर ये -15 नहीं आएगा, राइट। मैं मजाक कर रहा हूँ। हमें उस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल जानने की जरूरत नहीं है, वही तो हम एज्यूम कर रहे हैं 0 वोल्ट ना। वो हमसे पूछा जाएगा। मैंने बताया था सर्किट एनालिसिस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या हमसे पोटेंशियल पूछा जाएगा? नहीं, हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम यहाँ निकाल सकते हैं आराम से। अनीश, यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर। ओके सर, या हम लोग ने ए पॉइंट में जो KCL लगाया है, मतलब करंट का डायरेक्शन हम लोग ने अज्यूम किया है ना? हाँ, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे। देखो, ये मैंने जो अभी किया था दैट इज प्रिफर्ड, राइट। कि मैंने क्या किया था कि जिस जंक्शन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप उस जंक्शन में उस जंक्शन को आप रेफरेंस नोड लो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, हमने ये तो चलो मान लिया कि मतलब जिस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल होगा उससे सबसे ज्यादा ये ले लिए, बट अगर हम कोई रेफरेंस नोड लें और कोई और दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सोर्स हो? हाँ, तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए ना, देखो इस पूरे मेथड में हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। सिर्फ दो मेन चीजें हमें समझने की जरूरत है। पहला ये कि वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है। वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है V0, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो।
तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो क्या इसका मतलब हुआ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V0। ये पहली चीज हमें समझने की जरूरत है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V0? कोई स्टूडेंट कहे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस है तो V2 माइनस V1 इक्वल टू V0 लिख दें, क्या ये सही है? हायर माइनस लोअर होगा। हाँ, ये गलत। नेगेटिव V0 हमेशा हायर माइनस लोअर होगा, दैट इज V0। पहला चीज हम ये समझने की जरूरत। दूसरी चीज हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर एक कोई रेसिस्टेंस है R और आपको उसके दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल्स मालूम है, मान लें ये VA है और ये VB है, तो आप इसके करंट को, करंट कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, राइट? तो आप उस करंट को दो तरह से लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप लिख सकते हो VA माइनस VB बाई R, या फिर आप लिख सकते हो VB माइनस VA बाई R। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि करंट फ्लो कैसे होता है रेसिस्टेंस में। वो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको लिख रहा है VA माइनस VB बाई R, इसका मतलब करंट कैसा है? A से B की तरफ है, तब वो लिखेगा VA माइनस VB बाई R। अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है VB माइनस VA बाई R, इसका मतलब वो ये मान रहा है कि करंट B से A। लिखा दोनों ने सही है, लेकिन दोनों ने एजम्पशन अलग अलग लिए हैं यहाँ पर। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि करंट A से B की तरफ है, लेकिन मैं उसको लिखूंगा VB माइनस VA बाई R, देन इट बिकम्स रॉन्ग। तो ये बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। अगर हम इतनी सी चीज ध्यान रखेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसमें एक और एग्जांपल, सिंपल वाला एग्जांपल एक सॉल्व करूंगा, जहां दो जंक्शंस हो जिनके वेरिएबल्स हमें ना पता हो, जिनकी वैल्यूज ना पता हो। ठीक है, फिर मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, आज नहीं हो पाएगा शायद ये, अगली बार हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दूसरे से को ले रहे हैं हम तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगेन आई एम टेकिंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, but with more number of components। ठीक है, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं और इस बार मैं करंट्स को शो नहीं करूंगा जैसा कि हमें एग्जाम्स में करना है, राइट? अब देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल द जंक्शंस। मैंने सारे जंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, 1 2 एंड 3 एंड 4 कह सकते हो इसको, बट इट इज नॉट 4। क्यों? क्योंकि ये लोग ये आपस में दोनों जंक्शंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक्चुअली में एक ही जंक्शन है। ये सारी चीज एक ही है एक्चुअली, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल है, राइट? कोई इनके बीच में एलिमेंट कनेक्टेड नहीं। तो हमारे पास तीन जंक्शंस हैं, A, B एंड C। हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर हमें क्या करना है? इन तीनों में से किसी एक को रेफरेंस एज्यूम करना है। मैंने कहा कि उसको कर लें जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ज्यादा कनेक्टेड हो डायरेक्टली, तो वो C जंक्शन है। तो इसको मैंने रेफरेंस एज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल 0 वोल्ट और ये पोटेंशियल 0 वोल्ट, राइट? अगर ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा? +10। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछना। ये कितना हो जाएगा? -17, क्योंकि इसका हायर पोटेंशियल टर्मिनल 0 वोल्ट है, और ये +25 वोल्ट। ये पोटेंशियल हमें पता है। बचे हुए जो जंक्शंस हैं उनके पोटेंशियल्स को हमें एज्यूम करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट? तो A का जो पोटेंशियल था उसको मैंने एज्यूम कर लिया VA, और B का जो पोटेंशियल था उसको मैंने एज्यूम कर लिया VB। सो हियर वी हैव टू वेरिएबल्स, VA एंड VB। अब इसको कंपेयर करो मैश करंट एनालिसिस से। मैश करंट एनालिसिस से अगर इस सर्किट को हम सॉल्व करते तो हमें तीन वेरिएबल्स लेने पड़ते, क्योंकि यहाँ तीन मैशेस थी, राइट? तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को न केवल मिनिमाइज कर रहे हैं बल्कि उससे भी एक कम कर रहे हैं, क्योंकि एक को आपने 0 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जब ये सब कहानी हो गई तब मैं क्या करूंगा? आई विल राइट KCL नाउ। सो आई एम राइटिंग KCL एट जंक्शन A। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 10:30। 10:30, ओके। यू हैव सम टाइम। 150 पे ओके सर, अभी नहीं है। ठीक है। सो नाउ आई एम अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A। अब सब
आप जंक्शन ए पे ध्यान दीजिए, जंक्शन ए पे कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं? 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। कौन कौन से हैं? 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। जब मैं जंक्शन ए पर केसीएल अप्लाई करूंगा तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? सारे करंट उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो 2 ओम में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? मैं यहां पर जान के भी डायरेक्शन शो नहीं करना चाहता। 2 ओम में कैसा फ्लो हो रहा है? राइट टू लेफ्ट। राइट का पोटेंशियल कितना है? VA। लेफ्ट का पोटेंशियल कितना है? 10। तो 2 ओम के करंट को मैं क्या लिखूंगा? VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, क्योंकि मैंने सारे जंक्शंस में करंट कैसे माने? आउटगोइंग है, इसलिए मैंने पिछले बार बता दिया I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये प्लस प्लस आते जाएंगे। 3 ओम में करंट कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ है। ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VA, नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस 17। तो मैं उस करंट को लिखूंगा VA माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा VA प्लस 17 एक्चुअली, ठीक है? ये दूसरा करंट हो गया। प्लस तीसरा करंट 4 ओम में फ्लो हो रहा है। कैसे? मैं भी जंक्शन ए पर हूं, तो मैंने उसको आउटगोइंग माना, यानी वो ए से बी की तरफ है इस रेसिस्टेंस में। अगर वो ए से बी की तरफ है तो ए का पोटेंशियल मुझे पता है VA, बी का पोटेंशियल पता है VB, और वो ए से बी की तरफ मैं उसको मान रहा हूं, तो मैं उसको लिखूंगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 0। 3 करंट थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन। मुझे इस सर्किट में करंट शो नहीं करना है अगर मैं अच्छे से, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो, ठीक है? नाउ आई विल राइट KCL एट जंक्शन बी। जब जंक्शन बी पर आ जाएंगे ना, तो यहां के हम अपना रंग बदल लेंगे। जब जंक्शन बी पर आएंगे तो यहां कर भी हम कहेंगे कि सारे करंट आउटगोइंग है, यानी कि जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस था, जब आप जंक्शन ए पे थे तो आपने क्या कहा कि वो करंट ए से बी की तरफ आ रहा है, लेकिन जब आप जंक्शन बी पर आओगे तो आप कहोगे कि वो जंक्शन बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है? जब आप सारे करंट्स को जब आपने आउटगोइंग मान लिया तो फिर से क्या इक्वेशन होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, राइट? तो फिर मैं उनको प्लस साइन के साथ ही लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 4 ओम के लिए। 4 ओम में अब जब मैं बी पर खड़ा हूं तो मैं 4 ओम का करंट कैसे मान रहा हूँ? बी से ए की तरफ। बी का पोटेंशियल VB है, ए का पोटेंशियल VA है, तो मैं उसको लिखूंगा VB माइनस VA डिवाइडेड बाई 4। मैच करें, यहां से हमने लिखा था VA माइनस VB, यहां मैं लिख रहा हूँ VB माइनस VA प्लस 5 ओम का करंट कैसे मान रहा हूं अब मैं? टॉप टू बॉटम। टॉप का पोटेंशियल VB है, बॉटम का पोटेंशियल 0 है, सो दैट विल बी VB माइनस 0 बाई 5 प्लस 6 ओम रेसिस्टेंस। एज्यूम कर रहे हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट का पोटेंशियल VB है, राइट का पोटेंशियल प्लस 25 है वोल्ट्स, सो दैट विल बी VB माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6। यही 3 ब्रांचेस कनेक्टेड थी उस जंक्शन से, सो सम ऑफ दीज 3 करंट्स, ये तीनों करंट्स हैं, ऑल्दो VA VB हमें दिखाई दे रहा है, but they are all currents, so sum of these currents is 0. So this is the second equation. We had 2 variables here, VA and VB. We had 2 equations. We have 2 equations, so we can solve to obtain the values of VA and VB. इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें। यस सर। सर हाँ जी सर, इसमें मतलब पेपर में इससे पहले वो लिखना है कि I1 I2 I3, मतलब नहीं कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा यहीं से स्टार्ट कर देना। हाँ, आपने बस जंक्शंस के नाम दे देने और एक 0 वोल्ट जरूर दिखाना है कि किसको लिया है, ताकि टीचर को पता रहे कि ये आपने रेफरेंस लिया। ठीक है। और फिर तो सीधा वो ये अर्थिंग वाला साइन लगाना है। हाँ जी, तो वो अर्थिंग वाला साइन लगवाना है, साइन लगाना है और 0 वोल्ट लिखना है वहां, ताकि हमें पता रहे कि कौन से, क्योंकि रेफरेंस चेंज कर दोगे तो फिर वैल्यूज जो आएंगी वो चेंज हो जाएंगी। मान लो मैं VA को रेफरेंस मान लूं, तो अब जब मैं इनको वेरिएबल्स दूंगा उनकी वैल्यूज अलग आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, करंट विल नॉट चेंज, बट जो पोटेंशियल्स की वैल्यूज है दे विल चेंज, राइट? तो इस पे हम अगली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। सर 2 स्लाइड्स पीछे कर सकते हो सर, इससे भी पीछे। यस, आपको स्टेप्स देखने, आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू, डोंट वरी। Sir, in case of mesh method, if we take the branch current as a mesh current, then will there be any conflict in the answer? नहीं, आंसर तो सही आएगा, पर जो मेथड आपसे पूछा गया आपको उसी से ही करना है सॉल्व।
No, sir, by mesh method, that in the question which you did, I1 was shown as a branch current. If we take it as a loop, then will the answer be same or some conflict will come? मैंने वो डिलीट कर दिया क्वेश्चन। वो उस क्वेश्चन में I1 जो था वो इम्पोर्टेंट था, जैसा कि उसमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि उसमें करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स था। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स में करंट की वैल्यू कितनी थी? I1 थी, राइट? Yes. तो I1 एक ऐसा वेरिएबल है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट वेरिएबल। वो I1 उसी रेजिस्टेंस में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा हमेशा, और वो एक ब्रांच करंट है। So, sir, if we take it as a mesh current, then will our answer be right or it will be considered Your as a answer wrong will be method? right. In that case, it will be right. वो specific question के लिए आपका आंसर सही आएगा। हर question is, I'm sorry, यहीं पे ये स्पेस यूज कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो करंट था ये एक्चुअली में ब्रांच करंट था I1, और सर्किट में यहाँ कहीं पे डिपेंडेंट सोर्स था I1, है ना? तो मैंने ये कहा कि नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये I1 कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर उनका क्वेश्चन ये है कि मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मैंने इसको मैश करंट को मान लिया था X1, और इंसिडेंटली यहाँ पर था X1 इक्वल टू I1। सो हर क्वेश्चन इज कि इसको X1 की जगह मैं I1 ले लेता तो क्या आंसर सही आता? बिल्कुल सही आता। आप इसको वेरिएबल को एज्यूम कर सकते थे, ठीक है? Okay, sir. बिल्कुल कर सकते थे। सर कुछ केसेस में अगर हम जंक्शन की जगह किसी और चीज को हम ग्राउंड कर दें, मतलब पोटेंशियल जीरो ले लें, तो उसमें आंसर और जल्दी आ जाएगा। तो हम कुछ केसेस में कर सकते हैं क्या ऐसा? मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर जैसे